subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. Let's talk business. And today too, we have very interesting story to tell. Today, we are going to introduce Mr. Ketan Rawal. And Mr. Ketan Rawal came to Mumbai with 3,000 rupees from Gujarat. And he just failed in, in Indian drama, Indian movies. Then he decided to start his business. And today, Mr. Ketan Rawal is having 57 vanity van. So let's hear his story from him. Ketan Rawal ji, बहुत-बहुत स्वागत है आपका The Nupur Tiwari Show. Let's talk business में. थैंक यू सो मच नुपुर जी, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच। तो केतन रावल जी, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, जैसे हर गुजराती का होता है, आपका भी उससे थोड़ा सा मतलब और भी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप 3,000 रुपीज लेके आए थे, तो वहां से जो स्ट्रगल है, हम वो स्टोरी जानना चाहेंगे आपसे। नुपुर जी, मैं 22 जून 1996 के दिन मुंबई बोरीवली स्टेशन पे उतरा था। जेब में 3,000 रुपया था और आंखों में हीरो बनने का सपना था। ऐसा लग रहा था कि अभी नेक्स्ट अक्षय कुमार मैं ही हूँ। 6 फुट हाइट था, तो बहुत कॉन्फिडेंट में था कि अभी तो हीरो मैं ही बन जाऊंगा। जब मुंबई उतरा और जब स्ट्रगल करना चालू किया एज एन हीरो, तब मालूम पड़ा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, मैं बहुत बहुत दूर दूर तक मेरा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहा था 3,000 रुपये लेके। और सबसे पहले तो स्ट्रगल था कि मुंबई में रहना कहाँ पे। रात को मैं दोपहर को 12:30 बजे मुंबई आया था। रात को 10 बजे तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं रात को सोऊंगा कहाँ पे। सब जगह में भटक रहा था, सब गेस्ट हाउस फुल थे, क्योंकि वो मतलब कोइंसिडेंटली मेरा बैड लक था कि उस दिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी मुंबई में, तो सब गेस्ट हाउस फुल हो गए, सब होटल्स फुल थी। और बड़े होटल में रहना मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि खाली 3,000 रुपये मेरे पास था। तो गेस्ट हाउस ढूंढ रहा था, नहीं मिला। फिर मेरे दोस्त, मेरा जो साथ में एक स्ट्रगलर आया था, उन्होंने मुझे बोला कि उनका कोई रिलेटिव था जिनका चाइनीज नूक था गोरेगांव में। उन्होंने बोला कि आज की रात हम लोग यहाँ पे सो सकते हैं। उन्होंने परमिशन लिया कि आज की रात हम सो सकते हैं क्या? बोला ठीक है। एक चाइनीज होटल में हम लोग वो रात सोए। और दूसरे दिन से मुंबई में हमने स्ट्रगल चालू किया। पहले कहाँ रहना है कल से, वो ढूंढने के लिए घर ढूंढना चालू किया। तब मालूम पड़ा कि मुंबई में रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके साथ में डिपॉजिट भी देना पड़ता है। 50,000 लाख रुपए डिपॉजिट देंगे तो घर रहने के लिए मिलेगा। अभी हमारे पास उतने पैसे तो थे नहीं। तब 3 दिन बाद एक आदमी मिला कि एक दहीसर में एक छोटी सी रूम है 8 बाय 10 की, जहां पे दोनों 500 रुपीज आप डिपॉजिट दे के रह सकते। उनका भाड़ा था 1,000 रुपया। वो 8 बाय 10 की रूम थी, उसमें टॉयलेट नहीं था, बाथरूम नहीं था, कुछ भी नहीं था। सुबह सुबह लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। जबकि मेरे गांव में मेरे पास 10 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो है, वो छोड़ के आया था, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन एनीवे, यही स्टाइल थी, यही लाइफ थी, तो मैंने वो स्वीकार कर लिया और स्ट्रगल करना चालू किया। और मैंने गुजराती थिएटर में सबसे पहले काम करना चालू किया, वो भी एज एन बैक स्टेज आर्टिस्ट। बैक स्टेज आर्टिस्ट में ऐसा होता है कि जो मेन लीड हीरो हीरोइन है, उनके कपड़े फोल्ड करने, उनकी चप्पल उठाने, उनके लिए चाय नाश्ता सब कुछ लेके आना, वो मेरा काम था। उनके बदले में अगर एक शो मैंने किया, तो शो के बदले में मुझे 75 रुपीज पर शो मिलता था। तो वहां से स्ट्रगल चालू किया। पहले दिन में मैं मुंबई में, तब हर एक पड़ोसन उसके ऑफिस में धक्के खाता था। तो एक पोर्टफोलियो बनाया था छोटा सा, 3-4 फोटो निकाले थे, 50 रुपए की एक कॉपी थी। वो फोटो निकाले थे और स्टूडियो के चक्कर काट रहा था, हर एक ऑफिस के चक्कर काट रहा था कि मुझे एज एन एक्टर कुछ काम मिले। तब बालाजी की जितने भी सीरियल चल रही थी, कोई अपना सा, कोई झुकी पलके, कभी सौतन कभी सहेली, क्या आशा क्या की कहीं तो मिलेंगे, वो सब सीरियल में मुझे
एपिसोडिक रोज मिलना चालू हुआ। किसी का 5 एपिसोड, किसी के 10 एपिसोड, किसी के 15 एपिसोड, वो सब सीरियल में मैंने काम करना चालू किया। तब मुझे दिन के 800 रुपये मिल रहे थे। तब विपुल शाह, जिन्होंने बाद में आंखें वो सब फिल्में बनाई, नमस्ते लंदन, वो मुझे एक गुजराती थिएटर में मिले। उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ, गुजराती मूवी, दरिया छोरू, उनकी पहली मूवी थी। तो उनको प्रोडक्शन गाय की जरूरत थी कि जिनको प्रोडक्शन का नॉलेज हो। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने वो ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था। मैं हिमेश रेशमिया, जो अभी के म्यूजिक डायरेक्टर है, वो तब के हिंदी सीरियल के प्रोड्यूसर थे। उनकी बड़ी बड़ी सीरियल आती थी, अंदाज, अमर प्रेम, निर्मा, आहा, वो सब सीरियल वो प्रोड्यूस करते थे। तो वहां भी मैं एज एन एक्टर स्ट्रगल करने गया था। जब एज एन एक्टर स्ट्रगल करने गया तो उनके पापा मुझे मिले, मिस्टर विपिन रेशमिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा, एज एन एक्टर तो मेरे पास कुछ काम नहीं, लेकिन तुझे इंग्लिश आती है क्या? बोला सर हाँ आती है, मैं इंग्लिश मीडियम से ही ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो उन्होंने मुझे गुजराती में एक सेंटेंस लिख के दिया कि सेम सेंटेंस तू मुझे ट्रांसलेट करके दे इंग्लिश में। तो मैंने ट्रांसलेट करके दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक काम है। मतलब क्या? बोला शूटिंग में रोज तुझे जाना है, जहाँ मेरी शूटिंग चल रही है, वो वाउचर बनाने हैं आर्टिस्ट को पेमेंट करने की, कन्वेंस के वाउचर्स होते हैं वो बनाना है, और तुझे मैं 800 रुपया सैलरी दूंगा, 800 रुपीज। उसके प्लस पैरेलली साथ में मुझे वो उनके घर, मतलब उनके एक बाजू में एक फ्लैट खाली था 1 BHK का, वहां मुझे रहने का भी उन्होंने जगह दे दी कि तुमको रहने के लिए भी दूंगा मैं, प्लस तुझे 800 रुपया सैलरी दूंगा। और मैंने वो जॉब ले लिया। तो जॉब करते करते साथ साथ में मैं गुजराती थिएटर में एज एन एक्टर या एज एन बैकस्टेज आर्टिस्ट में काम करता था। शाम को 6 बजे तक उनके वहां जॉब करता था। रात को 8-9 बजे मैं गुजराती थिएटर में शो करने जाता था। वहां से मेरा काम चालू हुआ। मिस्टर विपुल शाह से कांटेक्ट हुआ। विपुल शाह ने मुझे दरिया छोरू गुजराती फिल्म में पहली बार एज ए प्रोडक्शन गाय मुझे जॉब दिया। वहां पे 5000 रुपीज सैलरी हुई। वहां का प्रोडक्शन का नॉलेज मुझे मिला। तब मुझे एक नितिन पाटिल नाम के प्रोड्यूसर मिले। तो ये कौन से ईयर का बात कर रहे हैं आप, कौन से साल का? ये 96, मैं 96 में आया मुंबई। अच्छा, हाँ, तो हाँ, ये सब 96 में ही हो रहा है? 96 नहीं, 96 से 99 तक मैं 3 99, साल, ओके ओके, 99 तक 3 साल में मिस्टर हिमेश रेशमिया का वहां जॉब किया मैंने। हम्म, एज ए अकाउंटेंट, एज ए प्रोडक्शन वाला मैंने वहां पे जॉब किया, वाउचर बनाने जॉब किया। पर 99 में मुझे विपुल शाह मिले। विपुल शाह ने मुझे बोला कि मैं मूवी बना रहा हूँ, और उनकी मूवी में मैंने प्रोडक्शन किया। फिर 2000 में मुझे मिस्टर विपुल शाह, मिस्टर नितिन पाटिल मिले, जो बिल्डर थे नासिक के। वो मुझे मिले। उनको एक मूवी बनानी थी, हिंदी मूवी, लेकिन उनको कुछ नॉलेज नहीं था क्योंकि वो बिल्डर थे। वो मेरे घर के एग्जैक्ट सामने रहने के लिए आए। तब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सेटअप बना के दो। तो वो टाइम के जितने भी डायरेक्टर्स थे हिंदी मूवी के, जो मतलब बहुत बड़े नहीं थे लेकिन अच्छे डायरेक्टर थे, मिस्टर अंसल मेहता, महेश मांजरेकर, संजय छेल, विपुल शाह, सबसे नीरज वोरा, वो सबसे मैंने उनको मिलाया। तो उसमें से उनको हंसल मेहता के साथ ट्यूनिंग हो गई, और हंसल मेहता के साथ तब हमने पहली मूवी बनाई, छल, हिंदी मूवी। उसमें मैं एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। वो मूवी करते करते हमको मालूम पड़ा कि मुंबई में वेनिटी वैन की शॉर्टेज है, वेनिटी वैन कम है, शूटिंग ज्यादा है। तो मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि एक काम करे केतन, हम लोग साथ में मिलकर एक वेनिटी वैन बनाते हैं। मैं सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक 5000 रुपये में जॉब करने वाला आदमी मैं वेनिटी वैन कहाँ से बनाऊं। तो बोला कितना पैसा है तेरे पास? मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मेरे पापा को पूछता हूँ। तो मेरे बाबूजी ने वो टाइम पे मुझे 2.25 लाख रुपए दिया मुझे पार्टनर बनने के लिए। और 2.25 लाख में मुझे वो लोग ने 15% पार्टनरशिप दिया, 15% पार्टनरशिप। वहां से मेरा काम चालू हुआ। 2005 में मेरी शादी हुई। 2005 में मेरी 16 फरवरी 2005 को मेरी शादी हुई। और मानो एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद 31 मार्च 2005 को मुझे मेरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने बोला कि कल से तो पार्टनर नहीं है। मैंने क्यों? तो बोला तू काम कम कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा है। तो सर मैं ही तो सब कुछ काम कर रहा हूँ। तो नहीं, ऐसे पार्टनर हम लोग तुझे अलग कर रहे हैं। तो अभी 1.5 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मतलब मेरे समझो मेरे पाँव के नीचे जमीन सरक गई कि अभी घर कैसे चलेगा। लेकिन तब मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि तेरे पास हुनर है, तेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, तुझे बिजनेस करना आता है, क्यों ना तू एक खुद वैन बना। लेकिन मेरे पास अगेन पैसे नहीं थे। मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि ओके मुझे आप पार्टनरशिप से निकाल रहे हो तो मुझे मेरे पैसे तो दे दो। तो जो मैंने मुद्दल 2.25 लाख रुपया 3 साल पहले दिया था वो खाली मुझे दिया,
जो मेरा प्रॉफिट का पैसा था, बोला आपको धीरे धीरे हम लोग देंगे, अभी एक साथ में नहीं दे पाएंगे। अगेन 2.25 लाख रुपया वो कुछ मेरे सिस्टर्स के पैसे, मेरे कुछ बाबूजी के पैसे सब इकट्ठे करके, कुछ कहीं से उधार लेके, मेरे कुछ सेविंग्स था वो करके, मैंने पहली वैन 2005 26 जुलाई 2005 को मैंने पहली वैन बनाई और वहां से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अगले 2 साल में 2005 से 2007 में मैंने जिन जिन से उधार लिए थे वो सबको मैंने पैसे रिफंड किए, वापस के रिटर्न किया। 2007 में मैंने दूसरी वैन बनाई। 2007 से 2011 तक में मैंने और 7 वैन बना ली, तो मैं 7 वैन का 2007 से 2012 तक आपका प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ, हाँ। Okay. मैं धीरे धीरे वैन मैं बढ़ाता गया। मैं 2011 तक में मैंने 7 वैन बना ली। मैं 7 वैन का मालिक। 2011 में मेरी वाइफ ने ट्रिपलेट्स को बर्थ दिया, मतलब मुझे एक साथ में मेरे घर पे 3 देवियां आई और मानो के माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली मेरे घर पे आ गई। और मैं इतना लकी साबित हुआ मेरे लिए वो तीनों बेटी मेरी कि 2011 से 2019 तक मेरा बिजनेस इतना डेवलप हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे पास आई, जैसे अभी मेरे पास सेलिब्रिटीज में मिस्टर सैफ अली खान, सनी देओल, जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल, कंगना रानावत, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, संजय लीला बंसाली खुद, मिस्टर आनंद राय, निखिल अडवाणी, रोहित शेट्टी, सब मेरी वैन यूज करने लगे। मुझे भी एक वैन दे दीजिए। कंफर्म। तो सबके लिए मैंने स्पेशल वैन बनाई। हाँ, स्पेशल वैन्स बनाई। मतलब वो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया कि आर्टिस्ट को हमारी चॉइस की वैन नहीं, उनको क्या चाहिए आर्टिस्ट को। मिस्टर सैफ अली खान के लिए सबसे पहले मैंने वैन बनाई कि सर आप मेरी वैन आपको पसंद है, वेरी गुड, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए? तो बोला मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, मुझे विनियर लुक चाहिए, जो लंदन का जो घर होता है उनका लुक क्या होता है। ओके सर, आपके पास जो आइडियाज है मुझे बताइए, मैं आपको ऐसी वैन बना के दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? मतलब सर आपको इन्वेस्ट नहीं करना, पैसे मेरे रहेंगे, आपको खाली आपकी चॉइस बतानी है। तो वो ट्रेंड में लिखा है फिल्म इंडस्ट्री में कि आर्टिस्ट को उनकी चॉइस के हिसाब से वैन बनाने का, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, पैसे इन्वेस्टमेंट मेरा। और खाली कंडीशन ये है कि वो जहां भी शूटिंग करने जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में मेरी वैन लेके जाएंगे। तो बहुत खुश हुए। वहां से फिर मुझे अजय देवगन मिले, कंगना रनौत मिले, शिल्पा शेट्टी जी आए, सब धीरे धीरे, माधुरी दीक्षित, सब कॉन्टेस्ट में आते गए। और सब सेलिब्रिटीज मिलते गए मुझे। और 2019 तक में मैंने और 43 वैन बना ली और मैं 50 वैन का मालिक बन गया। मतलब खाली मुंबई में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा वैनिटी वैन का मालिक बना। और 2019 से अभी 2021 चल रहा है, तब तक मैंने 7 वैन और बनाई और अभी मेरे पास 57 वैन्स हो गई है और टचवुड पूरा काम है मेरे पास। क्या स्टोरी है आपके पास केतन जी, मतलब आपको लेके तो पूरा मूवी बन जाएगा इसके ऊपर। आप ही खुद प्रोड्यूस कर लीजिएगा उस मूवी को। सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। यस प्लीज। मैं मूवी प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर से नहीं, मैं मतलब फिल्म बना रहा हूँ। वेरी सुन आपको मैं प्रोडक्शन हाउस भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं तो बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं प्रोडक्शन में भी। जरूर 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 कीजिए, एंड आई एम श्योर कि उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, दिस इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि आज कितने सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग को लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, या मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप उनके लिए इतना बड़ा इंस्पिरेशन है, जो गुजरात से आए 3,000 रुपया लेके, आज उनके पास 57 वैनिटी वैन्स है। और बाकी अगर मजाक से बोला जाए तो हमारे जो सेलिब्रिटीज आपस में लड़ते रहते हैं, आप सबको मिलाते रहते हैं वैन में। मतलब ये तो थोड़ा सा मजाक था। स्ट्रगलर लोग हैं उनके लिए ये भी है कि मतलब मैंने बताया नहीं आपको, एग्जैक्ट ऐसा था कि मैं जब आया तो मैंने 40 दिन तक रोज रात को मेरा खाना था 3.5 रुपए का। 1.5 रुपए का एक स्टेशन पे रगड़ा मिलता है एक प्लेट में, और 2 रुपए का 4 पाव मिलता है। तो मैंने शुरू के 40 दिन ऐसे भी निकाले।
तब जाकर आज भगवान ने मुझे ये स्टेटस पे पहुंचाया कि आज इंडिया की कोई भी होटल में खाना खा सकता हूँ। क्या तो बात है, क्या बात है। वो 3.5 रुपए का खाना भी खाया है, वो भी एक दिन नहीं, 40 दिन खाया है मैंने। क्या तो बात है। ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक पार्ट होता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो अच्छे दिन भी आएंगे। अगर आपकी नीयत साफ है, आप नीयत में खोट नहीं है, आपको मेहनत करना है, तो 100% आज नहीं तो थोड़े दिन बाद या थोड़े साल बाद आप आपकी हिम्मत मत छोड़ो, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको साथ देगा। खाली नीयत साफ रखो और मेहनत करो, भगवान देता ही देता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। क्या बात बोल दी। आज के जो जो लोग शो देख रहे हैं तो उनके लिए एक सच एन इंस्पिरेशन कि आपकी नीयत अगर अच्छे हो और आपको हार्ड वर्क करने की नीयत हो तो भगवान आपको अच्छे दिन देगा ही देगा। सच देगा ही नो, देगा, कंफर्म। confirm है, such a confidently you said. It is such a inspiring words and sentence. This is for all the young, especially for the youth, men and women. सबके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। तो आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, जो 1 रुपए का खाना खा रहे थे स्टेशन में, और आपको नहीं लगा कि मेरा तो बहुत अच्छा घर है गांव में, मेरा तो सब कुछ है, मैं क्यों करूँ ये? आपको ये ख्याल कभी नहीं आया? नहीं, एक आध दो बार ऐसा हुआ कि हिम्मत टूट भी गई, लेकिन फिर भी अगेन मैं बोलूं, मेरी हिम्मत और मेरी नीयत पे मुझे भरोसा था। और एक बात कंफर्म था कि चलो मैं एज एन एक्टर अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं ये सोचता था कि शायद भगवान ने मुझे या मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ अच्छा सोचा होगा। मतलब एक हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है, उसमें है कि अगर मन का चाहा तो अच्छा है, अगर मन का चाहा नहीं हो तो और भी अच्छा हो। इसका मतलब यह है कि शायद भगवान ने आपके लिए इससे अच्छा और कुछ सोचा है। शायद मैं एज एन एक्टर स्ट्रगल करता था तो इतना मैं सक्सेस नहीं होता था, या मतलब मैं इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बनूं ना बनूं वो अलग बात थी, लेकिन आज मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वैनिटी एंड सप्लायर बना दिया भगवान ने। तो शायद भगवान ने मेरे लिए और अच्छा कुछ सोचा होगा, तभी जाके मुझे ये लाइन दिखाया। मैं अगर खाली पड़ा रहता कि नहीं बनूंगा तो एक्टर ही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा, मैं वो जीत पे नट जाता था मैं, तो शायद नहीं बन पाता था और आज भी स्ट्रगल करता था मैं। और मेरा सबसे बड़ा मानना था कि एज एन एक्टर बनना या सक्सेस होना, मतलब मुझे फेमस होना था, तो वो मेरा खुद का शौक था। मैं उसके लिए मेरे फैमिली को तकलीफ क्यों दूं? अगर उनको भी रोज अगर खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़े या हर एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो मेरे लिए गलत बात थी। कि हीरो बनना मेरा शौक है, एक्टर बनना मेरा शौक है, मेरे फैमिली का शौक नहीं है। तो उनके लिए भी, उनके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी थी, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे भाई भाभी के लिए या मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मैं कम से कम जो मैंने तकलीफ सही है, मैंने जो स्ट्रगल की है, वो मैंने मेरे शौक के लिए किया। उनका कोई शौक नहीं। उनको जो बेसिक नीड है, जो घर में जरूरत है, वो तो कम से कम पूरी करनी चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। और वो तकलीफ नहीं देना था, इसलिए मैंने, मेरा जो विश था कि हीरो बनना है, एक्टर बनना है या फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम करना है, तो कहीं ना कहीं पे मेरा बड़ा नाम हो भी गया। फिल्म इंडस्ट्री में ही हूं मैं, एक्टर नहीं बना तो ठीक है, लेकिन आज इसमें भी मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। आज मैं एज ए प्रोड्यूसर काम करूंगा, मैं एज ए राइटर काम करूंगा, तो ऑटोमेटिक मुझे कॉन्टेक्ट होंगे ही होंगे। लेकिन आज मेरा परिवार, मेरा फैमिली मेरी वजह से खुश है, सुखी है, तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। प्लस मैं कुछ ना कुछ करके लोगों का कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। मेरे आजू बाजू के लोग जिनको मैं जानता हूँ, मेरी वजह से उनको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुशी की बात है कि मैंने जो स्ट्रगल किया, मैंने जो मेहनत की है, वो वर्थ है। मतलब भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात है, सच ए सेटिस्फैक्शन यू हैव कि आपको, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है और वो रिग्रेट नहीं है कि अरे मैं तो एक्टर बनना। बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैं एक्टर नहीं बन पाया, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं। मैं शायद इतनी मैं सोशल वर्क या इतना काम नहीं कर पाता अगर मैं खाली वही काम करता, तो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मतलब ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी ही नहीं, आपके वर्ड है कि आपको अगर जो आप चाहते हैं उधर अगर आपको भगवान नहीं लेके जा रहा है, कुछ और करवा रहा है, मतलब आपके लिए उनके पास और भी ज्यादा अच्छा प्लान है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना? तो भगवान से मांगता है, मैं भगवान से ये कभी नहीं मांगता हूँ कि भगवान मुझे ये दे दे। मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे देना। क्योंकि हो सकता है कि मेरी सोच या मेरी जो मांग है वो गलत हो सकती है, भगवान मेरे लिए इससे अच्छा सोचा होगा, इससे बड़ा सोचा होगा। और मेरे लाइफ में यही हुआ है, जो मैंने मांगा वो नहीं हुआ, लेकिन उससे अच्छा दिया भगवान ने, और अच्छा दिया।
और यही होता है क्योंकि भगवान हमारे लिए ज्यादा अच्छा सोचते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही आज के जो युवा पीढ़ी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझते हैं जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हुआ तो मतलब जिंदगी खत्म हो गया। तो आपके ये जो सेंटेंस आपने बोला कि अगर भगवान मुझे जो मेरे लिए बेस्ट है वो दे दे, बस बस बस, है मेरे ना? लिए अच्छा मुझे दे दे, मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दे दे। और कहीं पे भी कोई भी चीज अगर नहीं मिली तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ये कभी मतलब जो लोग सुसाइड करते हैं उनके लिए तो यही है कि आपको अगर एक चीज नहीं मिली तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? आप मेहनत तो करो, आगे आगे बढ़ो, भगवान इससे अच्छा और कुछ देगा। आप वहां पे जिंदगी खत्म क्यों कर लेते हो? और आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे है, आपके परिवार, आपकी वाइफ है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप सबको छोड़ के ऑल ऑफ सडन आप हाथ ऊपर करके चले जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हो, ये कुछ तो, नहीं हुआ। तो जान है तो जहान है आपके पास, अगर आप जिंदा है तो होप भी है वो भी है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना? और है ना? आज आपका खराब दिन है, आज का दिन खराब है, कल का दिन अच्छा होगा। हम्म। एक ही दिन, एक ही पल आदमी की किस्मत बदल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, होता है वो तो है। आपको, आपको एक कॉल आता है और आपकी किस्मत बदल जाती है, आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। तो पूरी वेट फॉर तरह। इट। हम्म। देखिए आप ही उसका मतलब उदाहरण है। आप कहाँ से एग्जैक्टली। 96 में शुरू किए थे, जिसके पास 3000, आज उनके पास सारे सेलिब्रिटीज के लिए वैनिटी वैन है, 57 वैनिटी वैन पूरे यस यस इंडिया का। यस। हाँ एग्जैक्टली। आज भी सेकंड थिंग, अंबानी फैमिली में भी अगर कोई फंक्शन है कहीं पे भी तो मेरी वैन मंगाते हैं लोग। नीता अंबानी हो, मुकेश अंबानी है, वो उनको मालूम है उनके जो उनका जो काम संभाले डीएनए जो लोग हैं वो लोग मतलब स्पेशली मुझे बोलते हैं कि नीता अंबानी के लिए आपकी वैन चाहिए, मुकेश अंबानी के लिए आपकी वैन चाहिए। तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो इंडिया के बेस्ट, इंडिया के नहीं एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है वो अगर मेरी वैन यूज कर रहे हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन है, तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या होगा? क्या बात है। और मैं इससे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जो आपका स्ट्रगल डेज थे वहां पे, आपके परिवार जो आपके माता पिता, उसके बाद आपके पत्नी, उनका साथ कितना रहा? पूरा साथ रहा, 100%। मैं बोला ना कि जब मुझे मेरे पार्टनरशिप में से मुझे निकाल दिया था हम्म। तो मैं एक पॉइंट पे हिल गया था। अभी क्या कल से वापस एज एन एक्टर स्ट्रगल चालू करूं, हम्म। ऑप्शन चालू करूं, क्या करूं, मैं घर कैसे चलेगा? क्योंकि अब वाइफ आ गई थी, मकान, पहले तो मैं हम 3-4 लोग एक रूम शेयर में रहते थे, 500-500 रुपया भाड़ा आता था। अभी वाइफ आ गई है तो खर्चा बढ़ गया हुआ है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि जिंदगी खत्म हो, तेरे पास कॉन्टेक्ट है, तुझे बिजनेस आता है, तू निराश क्यों हो रहा है, तेरा काम चालू कर। मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बोला ठीक है, पैसे आ जाएंगे, कहीं से 4 लोगों पे बात कर। उनके मेरे वाइफ के पापा ने भी थोड़ा हेल्प कर दिया, पहला इंस्टॉलमेंट में भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और यकीन माने, मतलब मुझे याद है कि जब मेरी वैन बन रही थी तब जो दिवाली आई थी, वो दिवाली के अगले दिन तक मेरे पास पैसे नहीं थे कपड़े खरीदने के लिए भी। लेकिन मेरी वाइफ ने कभी मुझे कंप्लेन नहीं किया कि हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे पास कल दिवाली में पहनने के लिए कपड़े भी, नए कपड़े भी नहीं है। दिवाली के दिन मेरे पास कुछ पैसे आए, मैंने और मेरी वाइफ ने शॉपिंग की और वो रात को हमने वो कपड़े पहने। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आए थे तो घर में दूध भी नहीं था उनको चाय बनाने के लिए। ये दिन भी निकाले, मतलब मेरे कुछ सामने जो मेरे दोस्त रहता था उनके घर से मेरी वाइफ दूध लेके आई और उनको चाय पिलाई थी। लेकिन आज तक मेरी वाइफ ने कभी कंप्लेन नहीं किया है कि ये तकलीफ क्यों, क्योंकि वो भी उनके माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके फादर बैंक मैनेजर थे, तो उनको कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं आई थी। लेकिन मेरे वहां पे कमी थी, प्रॉब्लम था पैसे का। लेकिन कभी उन्होंने पैसे के लिए कंप्लेन नहीं किया मुझे कि ये क्यों, ये स्ट्रगल मैं क्यों करूं। हम्म। सपोर्ट था। अगर आपके घर से अगर मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता है तो आदमी टूट जाता है। आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन घर से नहीं लड़ सकते। बहुत अच्छा बात बोला कि घर से नहीं लड़ सकते, दुनिया से आप लड़ सकते हैं, घर से नहीं। घर दुनिया से से लड़ सकते, सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी है। अगर आप कितना भी स्ट्रगल करके आए, कितना भी फ्रस्ट्रेट होकर आए, लेकिन आपके बच्चे, आपके वाइफ या आपके माँ बाप अगर आपको शांति दे दे के बेटा टेंशन मत ले, या आप टेंशन मत लो, हम है ना आपके साथ, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी से लड़ लूंगा, दुनिया से लड़ लूंगा।
यही मजा आती है। क्या बात है। ये No, मेरे this पापा is ने भी, मेरे पापा रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके जो प्रोविडेंट फंड था उसमें से उसने मुझे पैसे दिए कि बेटा टेंशन मत ले, जा तू आगे बढ़, तुझे पैसे चाहिए तो आगे बढ़। तो पहला उन्होंने पैसा दिया मेरे बाबा अपने, तब जाके मैं एक पहली इवेंट बना पाया। और आज भी वो रिटायर्ड है, वो 82 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। उनका जो पेंशन आता है 20,000 रुपया, उसमें से मुझे बोलते बेटा पैसा कभी कम पड़े तो बताना। जबकि मैं इंडिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन आज भी मेरे पापा को मैं सामने से देता हूँ तो लेते हैं, अदरवाइज आज तक उन्होंने कभी मेरे से पैसा नहीं मांगे। वो उनके 20,000 में ही घर चला रहे। मैं जबरदस्ती उनको बोलता हूँ कि पापा लो आप पैसे, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। बोले बेटा जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। वाओ, व्हाट अ स्टोरी केतन जी, व्हाट अ स्टोरी एक्चुअली। और आप एक जीता जागता इंस्पिरेशन है पूरे पूरे दुनिया के लिए, इंडिया के लिए तो है ही आप। मतलब आज थैंक के यू। जो शो में जो यूथ जो देख रहे हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटे छोटे काम, छोटे छोटे रीजन के लिए, उनके लिए आप इतने बड़े इंस्पिरेशन है कि हमेशा बिलीव कीजिए कि ये जो भगवान होता है जिसमें आप बिलीव करते हो, उसके पास आपके लिए प्लान होता है। एग्जैक्टली प्लान होता ही है। बस खाली मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है सबके, कि नियत आपको और काम करने की लगन रखो, आप मेहनत करो। कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, और अगर आपकी आपकी नीयत साफ है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो आपको 100% सक्सेस मिलना ही मिलना है। कोई दो राह नहीं है उसमें, ये फिक्स है। और मैंने हार्ड बहुत वर्क एंड द हार्ड वर्क और द नियत अच्छी होनी, नियत मतलब आप नियत अगर अच्छी करना चाहते हो तो आपका होगा ही होगा। होगा ही होगा। आप बस नियत साफ रखो, आप किसी का बुरा मत सोचो। मैं तो, मेरा लाइफ का मंत्र है, मेरे बारे में कोई बुरा सोचे तो भी मैं उनका बुरा नहीं सोचता हूँ। ओके भाई चल तू खुश, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात किसी का है। बुरा बुरा करो मत, बुरा सोचो मत किसी के बारे में। और ऊपर वाला देखता है, लोग देखे ना देखे, ऊपर वाला देखते हैं। मुझे बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, अरे केतन भाई ये आपके बारे में इतना बुरा कर रहे हैं, आप क्यों उसके बारे में नहीं, अब उसको ये कर दो वो कर दो, आप इतने ताकतवर हो। मतलब नहीं, मैं ताकत क्यों यूज करूं, मेरी ताकत वेस्ट क्यों करूं? मैं मेरी ताकत कहीं और जगह पे है। मैं वो बारे में सोचूं भी क्यों? मैं मेरे बिजनेस के बारे में सोचूंगा, मेरे परिवार के बारे में सोचूंगा, मैं आगे मेरे बिजनेस कैसे डेवलप करना है वो सोचूंगा। मैं उनको गिराने के लिए मेहनत क्यों, मेरी ताकत वेस्ट क्यों करूं? नहीं, मैं बड़ा बनने के लिए मेहनत करूंगा, मेरी ताकत यूज करूंगा। उनको गिराने के लिए मेरी ताकत यूज नहीं करूंगा कभी। व्हाट एन इंस्पिरेशन केतन जी आप। तो मैं दर्शक के लिए बोलना चाहूंगी, दर्शक मुझे लगता है कि शो देखने के बाद आपके अंदर एक और भी हिम्मत आ जाएगी कि चलो खुद पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, क्योंकि उनके पास प्लान है। और किसी के बुरा मत चाहो, क्योंकि बुरा क्यों मत चाहो। चाहे, है ना। वो क्यों एनर्जी चाहे। अपने अपने लिए इन्वेस्ट करो, अपना अच्छाई एग्जैक्टली के लिए, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। तो दर्शक एक्चुअली यहीं पे खत्म नहीं हो जाती केतन जी की कहानी, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि आज हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम आएंगे और बात करेंगे केतन जी बस खुद इतना खुद को ही नहीं बढ़ाया, और वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड के लिए। तो डेफिनेटली आप लोग स्टे ट्यून्ड, क्योंकि केतन जी एक इंस्पिरेशन है। बस खुद के लिए, जैसे मैंने बताया, खुद के लिए ही काम नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं। सबके, वो 3,000 रुपए से शुरू किए थे और उनके पास खाना नहीं था, लेकिन आज वो मेक श्योर कर रहे हैं कि सबके पास खाना हो जो उनके आसपास है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, उस विषय पे हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो डेफिनेटली देखिए, और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हो केतन जी के लिए, हमें लिख के भेजिए। केतन जी डेफिनेटली वुड आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, है ना केतन जी। श्योर श्योर श्योर, 100%। क्यों। सो सो आज के लिए डेफिनेटली हम यहीं पे विदा लेना चाहेंगे, और प्रॉमिस के साथ कि केतन जी के साथ हम वापस आ रहे हैं अगले एपिसोड में। सो एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और आप इतने इंस्पायरिंग स्टोरी हमें बताने के लिए। मुझे लगता है कि आज के जो यूथ स्पेशली इंडिया में देख रहे हैं, तो वो लोग तो बोलेंगे कि चलो कुछ करके दिखाए आपके जैसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर आपका टाइम लेंगे और आपके साथ वापस आएंगे अगले अगले एपिसोड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी एंड द दर्शक। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम बैक टुमारो अगेन विद द नूपुर तिवारी शो। Definitely, Ketan ji is going to come back with us for the next episode with us, the Let's Talk Business. Until then, do take care of yourself and do love yourself too. So, Ketan ji, thank you so much. थैंक यू नूपुर जी, थैंक यू सो मच। Subratri, good night. Yasmina Sai. Namaste. नमस्ते।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.